प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य विजन के क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट पढ़ा दिया, जिसमें अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया। एक वीडियो में आपको कंप्लीट अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट समझा दिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। आज लेक्चर 2 है साथियों, और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, पृथ्वी के वायुमंडल से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ एक वीडियो में आप पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लोगे। तो सबसे पहले आप अर्थ में पढ़ने के लिए पहले आप कुछ बातों को समझना जरूरी है आपके लिए। जैसे मैं कुछ सर्कल बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। और इन सर्कल्स के बाद आपको समझ में आएगी कि क्या करना है इसमें, ठीक है। ये दो बन गए, और ये तीसरा सर्कल मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूं, और ये लो तीसरा सर्कल। ये तीन चीजें, इन तीनों चीजों को समझने के लिए पहले आपको बातें समझना होगा कि इस अर्थ पर तीन चीजें होती हैं। पृथ्वी पर तीन बातें हैं। एक आपका तो पृथ्वी पर लैंड है, जिसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक हो गया आपका स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल हो गया। दूसरा इस पृथ्वी पर जल है, जल को हम लोग जल मंडल बोलते हैं, यानी हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है। इंग्लिश में भी जानते चलेंगे, ये वाटर वाला है और ये लैंड वाला है। लैंड को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, और ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, यानी जल मंडल हो गया। और एक होता है आपका वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। यानी तीन चीजें आपको देखने को मिली। इस पृथ्वी पर तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सा? एक जल होता है, एक स्थल होता है, और एक वायु होता है। जहां तीनों चीजें पाई जाती हैं, जल भी पाया जाता है, स्थल भी पाया जाता है, वायु भी पाया जाता है, ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा हिस्सा होता है जहां तीनों हिस्से देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी इसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। ये हो गया आपका जैव मंडल, यानी बायोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं, बायोस्फीयर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, वो आपका लिथोस्फीयर, और ये आपका एटमॉस्फेयर है। आज की जो हमारी लेक्चर है साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सर एटमॉस्फेयर होता क्या है, वायुमंडल है क्या, डेफिनेशन क्या होगा इसको? कई बार पेपर में ऐसे पूछ देता है कि वायुमंडल क्या है। तो ये गैसों का मिश्रण है, मिक्स ऑफ गैस, ठीक है। यानी इस वायुमंडल का मतलब हम एक लाइन में कह सकते हैं इसका डेफिनेशन कि वायुमंडल सर गैसों का क्या है? मिक्स है, यानी मिश्रण है, ठीक है। तो जो गैस होते हैं, अलग अलग गैस हैं, और वो गैस आपस में मिक्स हो चुके हैं, और उन्हीं से हमारा क्या बना हुआ है? एटमॉस्फेयर बना है। तो अगर हम आपसे कहें कि सर ये वायुमंडल अगर गैसों का मिश्रण है, तो हमारे वायुमंडल में कौन कौन से गैस है? अगर हम बात करें अर्थ के वायुमंडल में, अगर हम बात करें अर्थ का यानी पृथ्वी का, पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, गैस कौन कौन से हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पेपर में आ गया, तो ये भी बहुत बार पेपर में पूछा है कि इस पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ठीक है, इस पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, इसमें आर्गन कितना परसेंट है, और इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है। ये तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन अब बार बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब इनसे आपको समझना क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है हमारे इस एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, 78%, ठीक है। 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। 21% के नियर अबाउट आपको क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कहीं कहीं आपको 20.68% लिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी 71 78 और 21%, दो एक नियर अबाउट लिख दिया। आर्गन जो है वो 0.93% के आसपास होता है। आर्गन कितना परसेंट है? 0.93%। और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन आया है पेपर में कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? तो 0.03%। अब इस वायुमंडल में इन गैसों से क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे वायुमंडल पर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहले साथियों, नाइट्रोजन, ठीक है, पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। जो भी प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं? नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जो उनके रूट्स वगैरह के लिए प्रॉफिट के काम करते हैं। ऑक्सीजन, अगर आपसे कहें कि प्लेनेट कितने हैं, तो प्लेनेट 8 हैं, और उन 8 प्लेनेट में सिर्फ एक ही जगह आदमी रहता है। इंसान का जीवन सिर्फ एक ही जगह पर है, और कहां पर है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कहां पर है? तो अर्थ पे है। यानी आठों प्लेनेट में एक लौता प्लेनेट है अर्थ, जहां पर जीवन संभव है, और उस प्लेनेट का नाम है अर्थ। बिकॉज अर्थ पर अगर लाइफ है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है।
तीसरा ऑर्गन, ऑर्गन एक आपका नोबेल गैस है यानी अक्रिय गैस, हिंदी में हम लोग इसको अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है, अक्रिय गैस है, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे नोबेल गैस, पीरियोडिक टेबल में इसके लिए अलग से कॉलम बना हुआ था, 18th कॉलम। तो यहां पर आपने देख लिया अक्रिय गैस, ठीक है, जिसकी मात्रा है सबसे ज्यादा 0.93%। तो अगर पेपर में आ गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा नोबेल गैस होता है, तो आर्गन होता है 0.93%। अब अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन सा गैस माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी, अगर कार्बन की परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्मियां बढ़ेगी, बर्फ पिघलेगा, बाढ़ आएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, सी लेवल बढ़ेगा तो अर्थ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है आज का डेट में, यानी इसको लेकर आप देख ही रहे हो हर जगह समिट होता है कि आप कार्बन पर नियंत्रण करो, कार्बन का मतलब कि कम से कम यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, ताकि वायुमंडल में कार्बन का मात्रा ना बढ़े। अगर कार्बन की मात्रा बढ़ गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो वायुमंडल पर की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगी, जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए दिक्कत बन सकता है। तो ये है सबसे बड़ा जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग का, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 गैसेस है, जब अगर इसकी संख्या बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो ये है चारों गैस, मेजर गैस है। ये कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑर्गन है, और उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, ये गैस है कहां भाई? अगर हम इनकी बात करें तो ये तो आपने देख लिया। अब अगला पॉइंट, वायुमंडल की लेयर्स, जो ये हमारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के कितने लेयर्स होते हैं, और इन सब चीजों पर आप हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ लेयर बताता हूं, और उस लेयर से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं उन टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर, तो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फीयर हो गया, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ये आपका मीसोस्फीयर हो गया, ठीक है, ये आपका आइनोस्फीयर हो गया, और उसके बाद आपका एक्सोस्फीयर हो गया। ये 5 लाइन बना दिया, जरा समझिएगा। ये है आपका अर्थ, अर्थ का ये है आपका सी लेवल। ये जब भी हम बात करते हैं, जब भी अर्थ से कोई भी हाइट या मेजर करते हैं, तो हम लोग किससे मेजर करते हैं? समुद्र स्तर से मेजर करते हैं, सी लेवल से मेजर करते हैं। अब मान लो यहां से मैं कुछ डायग्राम बना दिया, 0 से 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 टू 50 किलोमीटर, 50 टू 80 किलोमीटर, और 80 टू 640 किलोमीटर। ये मैं पार्ट बांट दिया, 0 से 18 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, और 80 से 640 किलोमीटर। लेकिन ये सब तो बराबर है सर, यहां थोड़ा आप कम क्यों लिख दिए? तो ये 0 से ये 18 है, ठीक है, 18 नहीं 8 किलोमीटर, 0 से ये कितना किलोमीटर हो गया? 8 किलोमीटर हो गया, और ये आपका फिर आपका कितना किलोमीटर हो गया? 50 किलोमीटर, फिर ये आपका 80 किलोमीटर, और ये आपको हो गया 640 किलोमीटर। अब इस चित्र में एक चीज आप देखकर थोड़ा अचंभित होगे कि सर ये वाला लाइन आपने टेढ़ा क्यों बना दिया, ठीक है, और ये बराबर बराबर है। अब जरा समझिएगा, मैं अगर बात करूं कि पृथ्वी के वायुमंडल के स्तर, हमारा टॉपिक है वायुमंडल के लेयर, हमारा टॉपिक है वायुमंडल के लेयर, यानी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के परत। तो वायुमंडल में जो आपने गैसेस पढ़ा, वो कई लेयर में है, कई परतें में बटी हुई है। सबसे पहला जो परत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो मंडल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और समताप मंडल के ऊपर वाला मंडल जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। और अगर हम बात करें मध्य मंडल से ऊपर का मंडल, तो इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। और इसके ऊपर है आपका एक्सोस्फेयर, यानी इसको हम लोग बाह्य मंडल बोलते हैं, यानी बहिर्मंडल कहीं कहीं लिखता है हिंदी में, और इंग्लिश में आप लिख लेना एक्सोस्फेयर। तो पहले तो आपको वायुमंडल की इन 5 लेयरों का नाम याद होना चाहिए। इन 5 लेयरों का नाम आपको कैसे याद हो जाएगा? सबसे पहले नीचे है क्षोभ, क्षोभ के ऊपर समताप, समताप के ऊपर मध्य,
ठीक है। बीच में देखो, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, बीच में मध्य, तो बीच वाला तो एकदम याद हो गया, मध्य। ऊपर 2, नीचे 2, बीच में मध्य। नीचे के 2 कौन कौन से हैं? क्षोभ, समताप, क्षोभ, समताप, मध्य, और उसके बाद आयन और बाह्य। ठीक है, इंग्लिश में भी आप याद करो, ट्रोपोस्फेयर, समताप मतलब स्टेटोस्फेयर, मध्य मतलब कि मीसोस्फेयर, आयन का मतलब आइनोस्फेयर, और बाह्य का मतलब एक्सोस्फेयर। 5 लाइन याद हो गया। अब इन लेयर्स को हम बांटे हैं, जरा इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ये वाली लाइन टेढ़ी क्यों मैंने लिखा, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ना 2 अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। ये आपका ध्रुव है, पोल है, ये आपका पोल एरिया है, यानी ध्रुव के क्षेत्र में। अगर हम बात करेंगे ध्रुव के क्षेत्र में, तो ध्रुव के क्षेत्र में इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर होती है। ध्रुवों के क्षेत्र में इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितना किलोमीटर होती है? 8 किलोमीटर में। लेकिन अगर यही क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपसे मैं पूछूं कि विषुवत रेखा पर कितनी होती है, यानी इक्वेटर पर कितनी होती है, विषुवत रेखा पर कितना होता है, इक्वेटर पर कितना होता है, तो आप जवाब दोगे कि सर इक्वेटर पर यह होता है कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। ध्यान देना जी, जब भी आपसे पेपर में आ गया कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई पोल पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर तक होती है, और यही अगर इक्वेटर पर पूछ दे तो कितना किलोमीटर होता है? 18 किलोमीटर होता है। दूसरी बात, और हम बात करते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। अब बताओ, विषुवत रेखा, इक्वेटर ऑलरेडी बहुत गर्म चीज है, तो गर्म होने की वजह से इसकी ऊंचाई ज्यादा है, और अगर ठंडा वाला प्लेस होगा तो वहां ऊंचाई इसकी कम हो जाती है। यानी एक डेफिनेशन और निकलता है, यहां एक और बुलेट पॉइंट में आप डेफिनेशन निकालोगे कि सर गर्मी जहां पड़ेगा, यानी गर्मियों के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, और ठंडे के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। यानी अगर हम बात करें गर्मी में जो क्षोभ मंडल है इसकी अगर हाइट की बात करें, तो गर्मी में इसकी हाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, और यही अगर हम बात करें ठंडी में, तो ठंडी में इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? आपकी घट जाती है, यानी एरो डाउन का मतलब लो हो गया। दो चीज समझ गए, क्योंकि यहां भी आपने देख लिया 8 किलोमीटर था, 18 किलोमीटर। यहां ठंडा होता है पोल पर, वहां पर क्या होता है? गर्मी होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर हम बात करें कि जितनी भी तरह की मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी तरह के क्लाइमेट से रिलेटेड इंसिडेंट्स होती हैं, सारी की सारी मौसमी घटनाएं, इसमें कौन सी घटना होती है? क्लाइमेट, मौसम, मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं, जितने भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो सब इसी पर होते हैं। मौसम की घटनाएं इसी पर होती हैं। ठीक है, जैसे मौसमी घटना का मतलब क्या हो गया? ठीक है, आंधी आना, चक्रवात आना, तूफान आना, बादल का गरजना। ठीक है, बादल, ध्यान रखना यहां पर हमने वर्ड लिया बादल। तो अगर हम बात करें बादल किस में तैरते हैं, जो आपको आंखों से बादल दिखते हैं जमीन से, वो किस मंडल में है? यानी अर्थ पर खड़े होकर आप कौन से मंडल को देखते हो? बादल कहां दिखते हैं? तो बादल सर क्षोभ मंडल में तैरते हैं। बादल कहां तैरते हैं? क्षोभ मंडल में तैरते हैं। बादल क्षोभ मंडल में आते हैं, और यही बादल गरजते हैं, बादलों से बारिश होता है, आंधी तूफान चक्रवात, ठीक है, भूकंप ज्वालामुखी, सब की सब जितनी भी मौसमी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सब इसी पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, दूसरी इसकी हाइट से रिलेटेड, इससे मौसम संबंधी रिलेटेड, इसी में हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। इसी में क्या उड़ाया जाता है? हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन यही अगर आपसे पूछते कि हवाई जहाज कहां उड़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में अंतर है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि ये हवाई जहाज कहां उड़ाए जाते हैं, तो आप जवाब देते यहां पर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता कि ये जो प्लेन है वो कहां उड़ाए जाते हैं, जैसे मान लो यहां तुम बैठ के चुपचाप, इसमें ये प्लेन है, प्लेन कहां उड़ाए जाते हैं? तो इसमें, यानी इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। ठीक है, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये कई बार पेपर में आया कि हवाई जहाज कहां उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे यही पेपर में आ गया कि हेलीकॉप्टर किस में उड़ाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, इसको एक और हम लोग नाम देते हैं, संवहन मंडल के नाम से जाते हैं। इसको हम लोग एक और मंडल नाम दे देते हैं, संवहन मंडल। ठीक है, इसके हिंदी का नाम है, इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही नाम है, क्या? ट्रोपोस्फेयर। हिंदी वाले दो नाम जानेंगे, एक क्षोभ मंडल और एक संवहन मंडल। संवहन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मौसम की संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो इसकी हाइट बढ़ती जाती है और घटती जाती है, तो इसलिए इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं। तो संवहन मंडल बोल लो या क्षोभ मंडल बोल लो,
देखो कई सारी बुलेट पॉइंट आपको, एक तो पहले इसकी हाइट समझ में आ गई, दूसरा गर्मी और ठंडे में इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तीसरा मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, चौथा इसको कौन सा मंडल बोला जाता है, तो संवहन मंडल भी बोला जाता है। तो इतने तरह की क्वेश्चंस आपको इस मंडल से देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें कि जब आप क्षोभ मंडल में जमीन से मतलब कि सतह से जब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्षोभ मंडल से ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार पेपर में आया है। अब जरा समझना, अगर आप पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हो और हर 165 मीटर के ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है, यानी ऊपर जाने पर टेम्परेचर, लेकिन कहां तक गिरेगा, सिर्फ क्षोभ मंडल में। यानी टेम्परेचर गिरने की जो घटना है वो सिर्फ क्षोभ मंडल में होती है। जैसे क्षोभ मंडल को पार करोगे और समताप मंडल में पहुंचोगे वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यहां पर टेम्परेचर का चेंज बिल्कुल नहीं होता है, यहां टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम ही है समताप। समताप का मतलब कि तापमान क्या है, समान है, इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। तो ये हो गया समताप मंडल और ये हो गया आपका कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल हो गया। तो एक हो गया समताप मंडल और एक हो गया आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में तापमान घटता है कितना, 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है, जबकि यही अगर हम बात करें समताप मंडल में तो समताप मंडल में तापमान नहीं गिरता है। यही रीजन है कि इसमें हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है, सॉरी एरोप्लेन उड़ाया जाता है, क्योंकि एरोप्लेन के लिए इक्वल टेम्परेचर होना चाहिए, समान ताप होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बदलेगा घटेगा तो एरोप्लेन के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपसे पूछे कि हेलीकॉप्टर किस में उड़ाया जाता है तो क्षोभ मंडल में, और अगर आपसे पूछे कि एरोप्लेन किस में उड़ाया जाता है तो समताप मंडल में। क्यों उड़ाया जाता है कि वहां टेम्परेचर समान होता है और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, यानी घटता है 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री, यानी अगर 1 किलोमीटर ऊंचा जाओगे तो लगभग आपके 6.4 यानी 6.4 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यही रीजन है कि पहाड़ों पर आपको ठंडा ज्यादा लगता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंडा बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि जमीन से ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है, समझिएगा। तो ये सारे बुलेट पॉइंट आपको समझ में आ गए। इसमें 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए, पहला एरोप्लेन किस में उड़ाया जाता है, समताप मंडल, दूसरा समताप मंडल में टेम्परेचर में क्या चेंज होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें समताप मंडल में तो समताप मंडल में एक गैस का लेयर होता है, एक गैस का लेयर होता है और इस गैस को हम लोग बोलते हैं ओजोन गैस। इस गैस को हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं, ओजोन गैस बोलते हैं। ये एक बहुत मोटा लेयर होता है ओजोन गैस का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन गैस, यानी इसको हम लोगों ने नाम दे दिया O3, ओजोन गैस, ठीक है। ओजोन गैस, ओजोन लेयर, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत। बहुतों बार पेपर में आए, पहले तो सीधा सीधा एकदम सिंपल पूछ देता है कि ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप सीधा जवाब दोगे कि सर समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, ये ओजोन परत करता क्या है, क्यों हमारे लिए फायदेमंद है। ये जब आप सूर्य से यहां से प्रकाश निकल रहा है, मान लो ये सन है और ये सन है, इस सन से रेज आ रही है नीचे, ठीक है, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आ रही है। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो उसमें एक किरण होता है जिसका नाम है यूवी रेज, तो हम लोग यूवी रेज के नाम से जानते हैं, यूवी रेज बोलते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरण। ये पराबैंगनी किरण को या तो ओजोन परत अवशोषित कर लेता है, नहीं तो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। यानी ओजोन परत क्या करता है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है या रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। और आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये यूवी रेस अगर इस ओजोन को पार करके मान लो यहां आ गई नीचे, जहां तुम अपने छुटुआ के साथ बैठे हो, मान लो यहां तुम बैठे हो, ठीक है, तुम्हारी यहाँ मैडम बैठी हैं, ठीक है, यहाँ तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा सा बैठा है। अब अगर इन तीनों पर पड़ गया, ठीक है, और मान लो कि इसमें तुम हो थोड़े से ज्यादा काले, ठीक है, तुम्हारी मैडम है पूरी गोरी, ठीक है, तुम हो गए काले और तुम्हारा छुटुआ हो गया मध्यम वर्ग का, मतलब कि बीच बिचवा निकल गया। अब अगर इन तीनों पर ये यूवी रेज पड़ेगा तो किस पर इंपैक्ट पड़ेगा, जल्दी जो काला होगा उसके त्वचा में एक पिगमेंट होता है, ठीक है, त्वचा अगर काली होती है तो उसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है, और जिसमें अगर त्वचा में अगर कालापन कम होता है, मतलब जो गोरा होता है, उसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है।
अब बताओ सबसे पहले इसमें त्वचा संबंधी बीमारियां, यानी ऐसे कह सकते हो स्किन कैंसर भी हो सकता है, किसको होगा? जिसमें मेलानिन की मात्रा सबसे कम है, यानी जो गोरा है उसको पहले कैंसर होगा। अब बताओ आपको कैंसर होने से बचा कौन रहा है? ये आपका ओजोन लेयर बचा रहा है। ये ओजोन परत आपको कैंसर होने से बचा रहा है। ठीक है, अगर ये ओजोन परत, मेरे प्यारे साथियों, अगर ये ओजोन परत क्या होता, पार करके नीचे आ जाता, तो पृथ्वी पर जितने भी लोग आज जी रहे हैं उन सभी को स्किन संबंधी डिजीज यानी त्वचा संबंधी बीमारियां शुरू हो जाती। इसमें कई सारे लोगों को त्वचा कैंसर भी हो जाता। यानी हमको त्वचा कैंसर से बचाने वाला परत कौन सा है? ओजोन परत। लेकिन हम इंसान इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम इंसान इसी का नुकसान करने के पीछे पड़ गए हैं। हम इंसान इसी ओजोन परत के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि ओजोन परत की धीरे धीरे इसकी मोटाइयां कम हो रही है। बिकॉज सबसे बड़ा रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है, CFC। हम लोग नीचे से छोड़ रहे हैं कौन सा गैस? CFC गैस। CFC, ठीक है। हम लोग छोड़ रहे हैं कौन सा गैस? फ्रियोन गैस। हम लोग छोड़ रहे हैं कौन सा गैस? अमोनिया गैस। और ये सारे के सारे गैस, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे वो CFC हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो फ्रियोन हो, जो फ्रिज में, AC में, आपके क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीजों में जो यूज किए जाते हैं, इन सब चीजों में जो गैस निकलती है ना, सबसे ज्यादा AC से जो गैस निकल रहा है, CFC गैस, ये ओजोन परत के लिए दुश्मन है। ओजोन परत का, ओजोन परत को पूरी तरीका से क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। और यही रीजन है कि ओजोन की मोटाई धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो एक और क्वेश्चन कि ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं? इसकी मोटाई यानी इसकी जो थिकनेस है, इसकी मोटाई किससे मेजर किया जाता है? इसकी थिकनेस किससे मेजर किया जाता है? तो उसकी यूनिट है, उसका नाम है डॉब्सन। उसके यूनिट का नाम समझना। ओजोन की जो मोटाई है वो किससे मापते हैं हम लोग? डॉब्सन से मापते हैं। किससे मापते हैं? डॉब्सन से मेजर करते हैं ओजोन की लेयर। ओजोन की लेयर की जो थिकनेस है वो किससे मेजरमेंट किया जाता है? डॉब्सन से मेजरमेंट किया जाता है। समझिएगा बात को, ठीक है। और ये ओजोन की मोटाई धीरे धीरे कम होते जा रही है। और अंटार्कटिका में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पतला हो गया है, यानी छेद हो गया है। कई जगह अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि ओजोन के लेयर में कहां पर कमी है, मतलब कि कहां सबसे ज्यादा पतली हो गई है, तो अंटार्कटिका में इसमें छेद भी हो गया है। लेकिन इस पृथ्वी की खूबसूरती समझो कि इंसान अंटार्कटिका पर रहता नहीं है। अगर इंसान अंटार्कटिका पर रहता और ये ओजोन की लेयर अगर वहां पतली है और यूवी नीचे आती, तो हमारे लिए दिक्कत बन जाता। तो दो लेयर आपने पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा ट्रोपो और एक आपने पढ़ा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। दोनों से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, सारे चीज समझते चलना है। इससे सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बताया यहां पर टेम्परेचर घटता है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर यहां आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। और इसमें टेम्परेचर सबसे मिनिमम होता है। मिनिमम टेम्परेचर यानी न्यूनतम न्यूनतम ताप हो जाएगा। ठीक है, कितना? तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ठंडा तापमान कहां होता है? यहां पर होता है। कहां पर? मीजोस्फीयर में, यानी मध्य मंडल में होता है। तो मध्य मंडल से तो पहला क्वेश्चन, टेम्परेचर बहुत लो होता है, मतलब कि बहुत कम। यहां पर घट रहा था, लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा था, यहां एकदम कम हो गया। अच्छा, दूसरी बात, इससे एक और क्वेश्चन आती है, जितने भी एस्ट्रॉइड्स आते हैं यानी उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड अक्सर आप लोग जमीन पर खड़े होकर जब देखते हैं और एक टूटता हुआ चिंगारी जब नीचे अर्थ की तरफ आता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है, जिससे हम लोगों ने मन्नत मांगते हैं कि काश अगर ये तारा तुम मुझे उससे मिलवा देती, तुम मुझे मिलवा देते, या तरह तरह के लोग मुझे IAS बना देते, या मुझे प्रधानमंत्री बनवा देते। लोग टूटते हुए तारा से मन्नत मांगते हैं। लेकिन आपको पता है साथियों कि तारा जो है वो गैस है, और गैस कभी टूटता नहीं है। गैस खत्म तो खत्म, गैस तो कभी टूटेगा नहीं। लेकिन अगर कोई टूट रहा है तो टूट क्या रहा है? वो एक पिंड है, वो एक उल्का पिंड है, वो एक एस्ट्रॉइड है, और वो आकर इसमें जल जाता है। इतना ज्यादा इसमें फ्रिक्शन होता है ना कि यहीं पर वो क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कल्पना चावला का। कल्पना चावला की भी जो प्लेन है इसी में क्रैश हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है और इसमें उल्का संबंधी घटना होती है। उल्का मतलब एस्ट्रॉइड संबंधी घटनाएं होती हैं, यानी इंसिडेंट्स होती हैं। यानी उल्काएं यहीं पर जलती हैं, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा की संज्ञा देते हैं, जो कि वो एक टूटता हुआ तारा नहीं है, वो क्या है? एक उल्का है, वो एक एस्ट्रॉइड है जो यहाँ पर जल जाती है। तो इसमें दो क्वेश्चन देखने को मिला, एक तो आपको ये और दूसरा आपका ये। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर और उल्का संबंधी घटना। इसके ऊपर जाओगे तो एक क्वेश्चन और बनेगा। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? यानी आइनोस्फीयर से। इसमें जो सबसे फेमस क्वेश्चन है रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन।
ठीक है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। हम लोग पृथ्वी पर बैठ के मोबाइल से किसी से, ठीक है, दिन रात बतिया रहे हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग फोन यूज करते हैं, बहुत सारे लोग टीवी यूज कर रहे हैं, दिन भर लगे हैं, ठीक है, या जितने भी आज के डेट में नेटवर्क से काम किए जा रहे हैं, उन नेटवर्क्स को सिग्नल कहां से आता है, मतलब कि हम लोग पृथ्वी से सिग्नल कहां से रिफ्लेक्ट होके आता है, यानी रेडियो तरंगों का परावर्तन कहां से होता है, आइनोस्फीयर से होता है। ठीक है, यानी जितने भी रेडियो तरंग होते हैं, जितने भी रेडियो वेव्स होते हैं जो सैटेलाइट्स भेजते हैं, जैसे मान लो कि आप यहां बैठ के, यहां नेटवर्क एक टावर है आपके घर पे, ठीक है, आप यहां बैठ के मोबाइल चला रहे हो, आपके मोबाइल में सिग्नल कहां से आया, टावर से आया, टावर सिग्नल कहां से लिया, यहां से लिया, ठीक है, रेडियो वेव से रिफ्लेक्ट किया, और रेडियो वेव में कहां से आ रहा है, तो ऊपर से सैटेलाइट से आ रहा है। तो यहां पर आपने रेडियो वेव का परिवर्तन देख लिया, यानी क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, रेडियो तरंगे कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसका परावर्तन हो गया। एंड लास्ट एक्सोस्फीयर, इसका एक्सटर्नल लिमिट फिक्स नहीं है, ये 640 किलोमीटर के ऊपर जितना भी होता है उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसमें क्या होती है, इससे दो क्वेश्चन आते हैं। जो सैटेलाइट की बात मैंने बोला, जो उपग्रह की बात बोला, दो तरह की उपग्रह होती है, एक आपका पोलर सैटेलाइट होता है और एक आपका जियो सैटेलाइट होता है, यानी भू स्थैतिक उपग्रह होता है। ठीक है, दो तरह के उपग्रह होते हैं, एक आपके ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं जिसको हम लोग पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको पोलर सैटेलाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक हम लोग पढ़ते हैं भू स्थैतिक, भू स्थैतिक यानी जियो सैटेलाइट, यानी इसको हम लोग जियो सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, जियो सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। ये दो तरह के उपग्रह होते हैं, एक आपके पोलर होता है और एक आपका जियो सैटेलाइट होता है। ऐसे आप लोगों ने फिगर देखा होगा, कई जगह पर ऐसे बने होते हैं, मान लो कि ये ऐसे बन गया और ये आपका ऐसे, ठीक है, आप लोग ऐसे देखते होंगे, कहीं कहीं चित्र बना होता है, ये सैटेलाइट का फिगर है। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक आपके पोलर होते हैं और एक आपका जियो सैटेलाइट होता है, यानी एक भू स्थैतिक उपग्रह होता है और एक आपका जियो सैटेलाइट होता है। अब इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि इनसे क्वेश्चन ये आएगा कि सर पोलर सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है। तो पोलर सैटेलाइट की हाइट यहां से अगर हम लोग मेजर करें जमीन से, तो इसकी पोलर जो सैटेलाइट होता है, यानी जो ध्रुवीय उपग्रह होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो हाइट होता है वो होता है आपका 700 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, 700 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे कि भू स्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका बहुतों बार पेपर में आया है 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो एक भू स्थैतिक उपग्रह होता है जिसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, और एक आपका होता है पोलर सैटेलाइट जिसकी ऊंचाई 700 से 1000 किलोमीटर होती है। और आपको बखूबी पता है कि 640 किलोमीटर के ऊपर जो होता है उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरीका से आपने पांचों लेयर का बुलेट पॉइंट बनाना, लिखते चलना, जो जो पॉइंट बताया हूं एकदम पॉइंट को आप डिनोट कर लेना, सिर्फ इतने पॉइंट पढ़ना है और आपके अर्थ का, एटमॉस्फेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो मैं वर्ल्ड जियोग्राफी में दो टॉपिक पढ़ा दिया आपको, एक तो पढ़ा दिया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरा पढ़ा दिया एटमॉस्फेयर। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।